नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे आप लोग। और लगातार जैसा कि हमने वादा किया था कि बीपीएससी मेंस की तैयारी एकदम अप टू द मार्क करवाएंगे और मेरिट लिस्ट में नाम लेकर आएंगे। कैसे लाना है तैयारी, क्वेश्चन मैं तैयार करता हूँ, मटेरियल मैं देता हूँ, बस आपको उसको पढ़ना है। बहुत ही तरीके से मेहनत करके क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, हर एंगल को इसमें समेटने का प्रयास किया जा रहा है। आज जीएस पेपर, इसको चाहे तो इसको करंट इवेंट के रूप में जीएस पेपर 1 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, और पेपर 2 से भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आज का है ये दोनों में से किसी में भी आ सकता है। आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसको राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भी बोलते हैं। इस पर एक क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बदलते विश्व में नए टेक्नोलॉजी का जो डिमांड हो रहा है उसमें जो इस तरह की जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका डिमांड बढ़ते जा रहा है। आज आप अगर मोबाइल फ़ोन का यूज करोगे तो आपको लिथियम बैटरी चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, टंगस्टन चाहिए, गैलियम चाहिए, जर्मेनियम चाहिए। इन सारी चीज़ों के बिना आज के इस कंपटीशन की दुनिया में आप टिक नहीं पाओगे। इसीलिए इस क्षेत्र में विकास के लिए भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लाया है। इसमें देखिए कहाँ कहाँ योग हो सकता है। हम अपना इसरो सैटेलाइट के क्षेत्र में कर सकते हैं, 5G वगैरह और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आया हूँ। इसको समझिएगा एक एक पॉइंट को, और कोशिश करिएगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते हैं तो वहाँ पर ये मटेरियल डाल दिया जाएगा, और नहीं तो आप इस चीज़ को अभी से ही नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। देश के विकास में यह किस तरह सहायक है? इसके उद्देश्य, उपयोग, चुनौतियों के साथ साथ इसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए कि नेशनल क्रिटिकल मिशन जब बात कर रहा है तो कैबिनेट द्वारा अप्रूवल मिला है। तो ये बात कब चला था? ये बजट में बात चला था। तो इंट्रोडक्शन आपको उसी से शुरू करना है। इसमें बोल रहा है कि किस तरह सहायक होगा ये मिशन। तो मिशन जब सहायक कब होगा? जब हम समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्या उपयोग है। कोई मिशन शुरुआत किया जाता तो कोई तो उद्देश्य होगा। अगर इस मिशन को शुरू किया गया तो उसका उपयोग क्या होगा। अगर कुछ उद्देश्य है तो उसकी प्राप्ति में क्या चुनौतियां हैं उसको समझेंगे, और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन चुनौतियों का समाधान क्या है उसको भी समझेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखना है, अगर इसको इंट्रोडक्शन के तौर पे लिया जाए, इंट्रोडक्शन के रूप में आपको लिखना है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 में 7 वर्ष के लिए 2025 से 25-26 से 30-31 जो 7 वर्ष के लिए नेशनल क्रिटिकल खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसके विकास के लिए याद रखना है 34,300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना? 34,300 करोड़। इस मिशन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। तो ये उद्देश्य क्या है आप समझेंगे। इनका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे, उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम अपने स्तर पर अनुसंधान और विकास करेंगे। अनुसंधान विकास के लिए भी कई सारी चुनौतियां वो आगे देखेंगे। विदेशी संपत्तियों का सार्वजनिक और निजी कंपनी द्वारा समझौते के माध्यम से अधिग्रहण करेंगे। कहने का क्या तात्पर्य है, अफ्रीका में गए, अगर वहाँ इस तरह खनिज मिल रहा है तो वहाँ की सरकार के साथ समझौता करेंगे, और यहाँ की कोई निजी कंपनी हो चाहे भारत सरकार की कोई कंपनी हो, इस तरह के मिनरल्स के लिए अगर कोई अधिग्रहण इन द सेंस उसके लिए समझौता हो कि हाँ इसका खनन हम करेंगे, तो इस तरह के अधिग्रहण या समझौते के माध्यम से इस तरह का चीज़ों को लाभ ले सकता है। घरेलू भंडारण को खनन और प्रसंस्करण द्वारा बढ़ाना। अब ये क्या करने का मतलब है कि अपने देश के अंदर भी कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां इस तरह के मिनरल मिल सकते हैं, लेकिन अभी हम खनन उस स्तर पे नहीं कर रहे, हमारे पास उस तरह का तकनीक नहीं है, जिस कारण से अभी हम पीछे हैं। तो उस पर भी हमको फोकस करना है। प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, अब इसको रिसाइकिल करना भी होगा। अब रिसाइकिल करने के लिए हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। ये उद्देश्य है इस NCMM का। ठीक है, तो ये बढ़िया से आपको लिखना है। अब देखिए, देश के विकास में इन खनिजों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। हमने क्या बोला, पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर इसका उपयोग देखेंगे कि उपयोग कहाँ कहाँ है।
तो सबसे पहले अगर एक रूप में देखा जाए, अगर नॉर्मल आपको शॉर्ट्स में आ जाए तो आप खाली अगर उपयोग लिख रहे हो तो ऐसे उपयोग लिख के ऐसे बनाए, लिख दिए ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में लिख दिए, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में आप लिख दोगे किस में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। देखिए अब क्या है, रक्षा एरोस्पेस के, तो मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्ट आए तो ऐसे लिख देना है, पूरा अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे, लिथियम, लिथियम कोबाल्ट निकेल का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो बैटरी वगैरह बनाते हैं उसमें क्या होगा, हम ये प्रयोग कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में हम थोड़ा सुरक्षित हो सकते हैं, हम उसमें और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि लिथियम के बिना हम मोबाइल जैसे चीज़ों को हम प्रयोग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आज बैटरी का जो डिमांड बढ़ा है, अगर बैटरी नहीं होगा तो हर मोबाइल आपका चार्ज कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में हमें क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। रक्षा एरोस्पेस में क्या होगा, टाइटेनियम, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा धातु आदि का प्रयोग रक्षा उपकरण के लिए, मिसाइल आदि का प्रयोग करेंगे, एरोस्पेस उपकरण बनाने में प्रयोग होगा। अगर इस मिनरल, अगर NCMM को हम सफल करते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर मिलेंगी, टाइटेनियम, टंगस्टन, दुर्लभ मृदा धातु, ये सब किस चीज़ में प्रयोग होता है, रक्षा एरोस्पेस में। चिकित्सा और स्वास्थ्य में क्या होगा, हमें चिकित्सा उपकरण बनाने में फायदा मिलेगा, दवाएं बनाने के लिए हमें मिलेगा, कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो दवाएं बनाने के काम आएंगे, कुछ उपकरण बनाने के काम आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक एंड हाईटेक उद्योग जैसे सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम जैसे खनिज हमारे किस लिए काम आता है, सेमीकंडक्टर के लिए। अब सेमीकंडक्टर के बिना क्या आप लैपटॉप वगैरह जो प्रयोग करते हैं क्या प्रयोग कर पाएंगे, जिस तरह अभी सेमीकंडक्टर भारत में लगातार सेमीकंडक्टर कंपनियों को ताइवान से चाहे अमेरिका द्वारा कई तरह हम समझौते कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए तो कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर बनाना है तो ये सारी चीज़ें तो मिलना चाहिए, तो ये मिलने के लिए क्या होगा, NCMM इसमें बहुत योगदान देगा। और अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में काम आएगा। अब राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन खनिज के उपयोग उद्देश्यों के प्राप्ति में कुछ चुनौतियां हैं। हमने क्या बोला, हमने उपयोग और उद्देश्य देख लिया, लेकिन ये दोनों की प्राप्ति में क्या चुनौतियां हैं उसको समझिए। सबसे पहली बात चुनौतियां क्या है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता है। अब क्या देखिए, अब अगर हम किसी देश के साथ अच्छे समझौता नहीं किए हुए हैं, अभी हम चीन के साथ हैं, आपको पता होगा हाल ही में क्या होगा, फॉक्सकॉन कंपनी है जो चीन की है, लेकिन आईफोन वो असेंबल करता है, लेकिन उसका जो कुछ एम्प्लॉय जो इंडिया में फॉक्सकॉन की कंपनी का जो ब्रांच है वहाँ पर चाइनीज जो वर्कर काम कर रहे थे, उसको सिर्फ इसलिए बुला लिया जाता है ताकि कोई टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो इंडियन वर्कर को ना हो जाए। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। तो अगर इस तरह का स्थिरता रहेगा तो हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इस तरह की समस्या का किस तरह से समाधान होगा, वो चुनौतियां, एक टेक्नोलॉजी और फिनेंशियल स्तर पर भी हमारी दिक्कत है, हमारे पास इतने निवेश नहीं है अभी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिसर्च कर पाए, हम टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर पाए, हमारे पास वैसा तकनीक नहीं है। तो इसका क्या, ये भी एक चुनौती के रूप में है। एक तीसरा देखेंगे कि अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र का एकीकरण। अब बहुत सारा क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसको पहले मिलाना है, उसको एक ऐसा सेक्टर बनाना है कि एक होकर काम करे, तो उसके लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब रिसाइकल करने के लिए क्या होगा, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आपको कहाँ से मिलेगा, चीन पर अभी हमारी बहुत निर्भरता है। अगर हम दवा की बात करते हैं API की, तो हम चीन पर पूरी तरह निर्भर हैं। अभी हमें विभिन्न देशों से हमको निर्भर होना चाहिए, हम बहुत सारे सोलर प्लेट वगैरह मंगवाते हैं, तो अभी भी हम चीन पर निर्भर है। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी निर्भरता चीन पर है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। नीतिगत अड़चनें हैं, आपके पास नीति ही नहीं है ऐसा कि NCMM के जरिए बहुत सारी विदेशी कंपनी आपके पास आए और निवेश करे, तो ये चुनौतियां हैं। तो सरकार की क्या है, इसके समाधान के लिए क्या करेगी, हम आगे देखेंगे। तो आपको इस तरह से एक एक पॉइंट को आपको नज़र में रखना है, ताकि जब आप आंसर करेंगे तो बहुत ही नंबर अच्छा मिलेगा अगर इस तरह से पेश करेंगे। तो देखिए तरीके से पेश करने का फायदा क्या होता है, खाना एक थाली में सब लोग खाता है, अगर दाल चावल सब्जी सबको एक ही में मिक्स कर देंगे, अगर वही दाल को अलग, चावल को अलग, सब्जी को अलग बढ़िया सजा के देंगे, तो कौन सा अच्छा लगेगा। खाना दोनों एक ही है, लेकिन आप परोसने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से नहीं परोसेंगे तो जो एक ही नंबर सही अगर करता है तो भी आपको रैंक में पीछे ले जाएगा।
हाँ, एक पर्यावरणीय चिंता है। अब देखिए, रिसाइकल करेंगे, खनन करेंगे, अगर इस तरह की चीज करेंगे, उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, खनन भी करेंगे, घरेलू खनन, तो उसमें क्या होगा, पर्यावरणीय चिंताएं, बहुत सारी चीजों को काटा जाएगा, खादा वो किया जाएगा, तो बहुत सारे पर्यावरण के लेकर चिंताएं बढ़ेगी। वर्तमान समय में हमारे अधिकांश क्रिटिकल खनिज के लिए हम किस पर निर्भर हैं, हम आयात पर निर्भर हैं, और सरकार इस मिशन के जरिए आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ वैश्विक बाजार में निर्यात का लक्ष्य रखा है। क्या बोल रहा है कि हम एनसीएमएम के जरिए कुछ ऐसा करेंगे कि विदेशी कंपनी तो भारत में निवेश करे ही, और इस तरह से अपने आप को काबिल बनाएंगे कि हम एनसीएमएम के जरिए इस तरह की चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के अनुसार कहा गया है कि 2030 तक जो वर्तमान में जो मांग है एनसीएमएम की, महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स की, वो 3 गुना बढ़ जाएगा 2030 तक। 2040 तक कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। तो सोचिए इसकी कितनी डिमांड है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं। हमें कोयले जैसे चीज़ों से बचना है, तो हमें क्या होगा, क्लीन ऊर्जा की तरफ जाना है, तो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना होगा, तो हम इस तरह की चीज़ों का तो प्रयोग करेंगे ही। न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, तो हमें इस तरह के मिनरल्स चाहिए ही, क्रिटिकल मिनरल्स तो चाहिए होगा। तो आपको इस तरह से ही बढ़ना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए निजी सेक्टर को भी, प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना होगा कि आप इस क्षेत्र में आइए। राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चुनौतियों का क्या समाधान हो सकता है, वो समझेंगे। तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, जो वैश्विक आपूर्ति सप्लाई जो है, उसकी अस्थिरता के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं, खनिज कूटनीति। खनिज कूटनीति क्या है, ये सब देखिए, ये टेक्निकल वर्ड है, आप इसका यूज करिएगा तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मिनरल डिप्लोमेसी क्या है, देखिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के खनिज बहुत हैं। तो अगर हम इस तरह से वहाँ संबंध अच्छा बनाते हैं, मिनरल्स डिप्लोमेसी करते हैं, तो वहाँ कई तरह समझौता करके हम अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। हम जैसा कि पीछे बात किए थे कि हम अधिग्रहण कर सकते हैं, समझौते के माध्यम से वहाँ खनन कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। बहुपक्षीय साझेदारी, हम मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर सकते हैं कई देशों के साथ। क्वाड का जो मेंबर है उसके साथ हम कर सकते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इन सारे देशों के साथ हम संबंध बनाकर वहाँ से इस तरह के खनिजों का, मिनरल क्रिटिकल खनिज का इंपोर्ट कर सकते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा सकते हैं। भारत में जो खनन है उसके में हेल्प ले सकते हैं। आगे चलिए, चीन पर निर्भरता का समाधान क्या है। सबसे पहली बात है क्या है, घरेलू खनन को बढ़ाना होगा। घरेलू, आप देखें जम्मू कश्मीर में भी लिथियम मिला था, राजस्थान में भी मिला था, इस निकेल, कोबाल्ट जैसे खनिजों का क्या होगा, घरेलू अन्वेषण करना जरूरी है। इस तरह के आप पता लगाइए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाइए, उनसे टेक्नोलॉजी लीजिए या उनसे सहयोग लेकर इस तरह की चीज़ों का पता करिए कि किस क्षेत्र में किस तरह का खनिज पाया जा रहा है। विकल्प के रूप में मित्र राष्ट्रों से इस तरह के खनिजों का आयात करना। अब देखिए, आपके बहुत सारे मित्र राष्ट्र होंगे, अब मित्र राष्ट्रों से इस तरह से क्या करिए, आयात करिए। देखिए, एक देश पर निर्भरता आपको क्या करेगा, सप्लाई चेन में विपिनाइजेशन हो रहा है, किसके द्वारा, अब चीन क्या कर रहा है, सप्लाई चेन का विपिनाइजेशन कर रहा है। लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है, उसी समय रोक देगा, तो आपको क्या होगा, अर्थव्यवस्था तो ऐसे ही रुक जाएगी। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हम मल्टीपल कंट्री के साथ इस तरह का रिलेशन बनाएं। और प्रौद्योगिकी आधारित पुनर्चक्रण, अब आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल रिसाइकल संयंत्रों को बनाना पड़ेगा। अब देखिए, आप खनन कर रहे हो, रिसाइकल करने के लिए बात कर रहे हो, तो रिसाइकल करने के लिए क्या ऐसे ही करोगे, आपको जो टेक्नोलॉजी मिले वो थोड़ा सस्टेनेबल मिले, थोड़ा पर्यावरण अनुकूल मिले, उस तरह के टेक्नोलॉजी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजी और वित्तीय बाधाओं का समाधान क्या है। सबसे पहली बात कि पहले वित्तीय बाधाएं जो दूर करना है, तो उसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी को बढ़ाइए। साथ ही साथ क्या है, टेक्नोलॉजी में भी चाहिए तो सरकार थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करे निजी सेक्टर को, और उस तरह के उसको R&D में लगाइए, टेक्नोलॉजी सपोर्ट में काम करने के लिए मोटिवेट करिए। खनिज प्रसंस्करण और अनुसंधान के लिए निवेश को आकर्षित करिए। अब क्या होगा, मैंने बोला ना कि निवेश को आकर्षित कैसे करेंगे। अब 34,300 करोड़ रुपये आप 7 साल के लिए दिए हो, तो इसमें क्या होगा, कंपनी आएगी, उसको थोड़ा सहूलियत दो, थोड़ा उनको सब्सिडी दो, तो वो आएंगे और इस तरह की चीज़ों में क्या करेंगे, निवेश करेंगे। शोध और नवाचार के लिए क्या है, हमारे पास IIT है, CSIR है, बहुत सारी ऐसी और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह काम कर, NIT है हमारे पास, NIT है, विभिन्न और भी कई सारी संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, वो सभी इस तरह का रिसर्च कर रहे हैं।
तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम टेक्नोलॉजी और अपने फाइनेंशियल जो बाधाएं हैं उसको हम खत्म कर सकते हैं। नीतिगत सुधार, हमने पीछे पढ़ा था नीतिगत अड़चने हैं। ऐसा नियम है कि अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे कई विंडो पर दौड़ना पड़ता है। तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां एक तरफ हम अपने उदारीकरण के माध्यम से लाइसेंसिंग प्रणाली को बहुत कम कर दिए हैं और बहुत आसानी से किसी को भी लाइसेंस देने का पर्याप्त काम कर रहा भारत सरकार, उसी को और इस सेक्टर में भी नीतिगत सुधार करना होगा। खनिज सुरक्षा निधि बनाइए, एक टेक्निकल वर्ड है, इसको बनाइए ताकि इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय कोष बनाइए। राष्ट्रीय कोष बन जाएगा तो जब आवश्यकता पड़ेगा भविष्य में तो इस कोष का यूज किया जाएगा। खनिजीय अन्वेषण और लाइसेंसिंग में सुधार, प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाइए। अब क्या हो रहा, जो लाइसेंस आप दे रहे हो, चाहे खनिज अन्वेषण के लिए जो कार्य कर रहे हो, उसमें पारदर्शिता लाइए और उसमें जो नियम है लाइसेंसिंग का उसको सरल करिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देखिए इंडिया यूएस ट्रस्ट एक ऐसा एक पहल है जिसमें क्या होना, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण हेतु टेक्नोलॉजी साझा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप कर चुके हैं। अगर इस तरह का हम अगर पार्टनरशिप करेंगे, विभिन्न देशों के साथ संबंधों को बनाएंगे तो हम एनसीएमएम को सफल बनाने में हम आराम से बना सकते हैं। अब निष्कर्षता क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन भारत को स्वच्छ ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। सरकार द्वारा सही नीतियों तथा तकनीकी नवाचार और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से भारत न केवल अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में बनकर उभरेगा। अब क्या है, समग्र रूप से यह कहा जा रहा है कि एनसीएमएम के माध्यम से कुछ उद्देश्य है उसको प्राप्ति करना है। एनसीएमएम अगर हमारा सफल होता है तो हम विभिन्न सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम इन चीज़ों का क्या प्रयोग कर सकते हैं। जो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी का युग होगा इसमें हम क्या होंगे, बहुत तेजी से कदम ताल कर सकेंगे विश्व के साथ। लेकिन इसको जो हम प्रयोग करना उद्देश्य हमने तय कर लिया, उपयोग करना जानते हैं कि किसकी चीज़ में उपयोग होगा, तो इन चुनौतियों को कैसे समाधान करेंगे जहाँ नीतिगत अड़चने हैं, जहाँ में टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, रिसाइकलिंग के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें खनन अन्वेषण के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है, तो इन सब चीज़ों को दूर कैसे करना है। तो किसी चीन पर निर्भरता, किसी एक देश पर निर्भरता को कम करने के लिए हमको क्या करना है। तो ये सारी चुनौतियों को समाधान के लिए हमने क्या दिखाया, समाधान भी दिखाया और समग्र रूप से हम बताएं कि एनसीएमएम क्यों जरूरी है भारत के लिए। और भारत अगर इस चीज़ में सफल होता है तो आने वाला समय में जो टेक्नोलॉजी का युग है, 5G का युग है, AI का युग है, हम इसमें विश्व के साथ कदम ताल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस तरह के जो बढ़िया जो मटेरियल है आप लीजिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।